बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त सी लैंग्वेज के जो आपके पास एज अ रिवीजन नोट्स हैं, इसके अंदर इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस हम सी लैंग्वेज को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो वो देखिएगा आप उसके ऊपर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं वो क्लियर भी होंगी। अब इसमें पहला, सी लैंग्वेज के अंदर आप जानते हैं कि हम वेरिएबल्स वगैरह को डिफाइन करते हैं। तो इसमें क्या है, व्हाट इज वेरिएबल, डिस्क्राइब द रूल्स टू डिफाइन वेरिएबल। वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए उसका रूल क्या है ये हम देख रहे हैं, ठीक है। देखिए भाई, वेरिएबल, अ वेरिएबल इज अ प्रोग्रामिंग इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट आप समझते हैं क्या होता है? अज्जा, यानी कि जो खाना बना रहे होते हैं उसके अंदर जो चीजें शामिल होती हैं वो इंग्रेडिएंट्स कहलाती हैं। तो वेरिएबल प्रोग्रामिंग का क्या है, एक इंग्रेडिएंट है इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में होता है वो? एक आइडेंटिफायर डिफाइंड, एक आइडेंटिफायर की फॉर्म में होता है। यानी कि आइडेंटिफायर का मतलब क्या है कि एक आइडेंटिटी होती है उसकी, एक सर्टेन नेम होता है जो कि वैल्यू को क्या करता है, सेव करता है फॉर प्रोग्राम, ठीक है। इट इज लोकेशन, इट इज अ लोकेशन। या असल में मेमोरी क्या होती है, मेमोरी के अंदर वेरिएबल क्या होती है, एक लोकेशन होती है। हम ये देखते हैं ना, वेरिएबल ए में वैल्यू 5 सेव हो गई तो वो मेमोरी की एक लोकेशन होती है, जो कि कैरेक्टर टाइप की भी हो सकती है और न्यूमेरिक टाइप की भी हो सकती है। अब इन्होंने फर्दर एक्सप्लेनेशन दी गई है कि उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। वेरिएबल का नेम जो होता है, डिक्लेरेशन के लिए क्या किया जाता है, टाइप ऑफ द डाटा, कौन सा वेरिएबल की टाइप क्या है। आप ऐसे ही जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं वेरिएबल, तो हम ऐसे लिखते हैं ना, इंट ए। तो जो आप इंटीजर ए लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये नेम ऑफ द वेरिएबल हुआ और ये उसकी क्या हो गई, डाटा टाइप हो गई। तो ये इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, तो उसके रिलेटिव भी आपके। अच्छा, जब मैं वेरिएबल का नाम डिफाइन करने के लिए जाता हूं तो डाटा टाइप विच डिफाइंस इट्स साइज, एड्रेस ऑन विच इट इज लोकेटेड इन द मेमोरी एंड द वैल्यू विच इज स्टोर्ड इन इट। ये कह रहे हैं वेरिएबल हैज गॉट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक वेरिएबल जो होता है उसके अंदर पहली चीज जो उसमें मौजूद होती है वो क्या होता है, उसका नाम होता है। वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल का नाम होता है सबसे पहले। अच्छा, वेरिएबल का नाम होने का मतलब क्या हो गया कि जिसमें आप इसको सेव कर रहे होते हैं एक सर्टेन नेम होता है। फिर दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो क्या होती है, उसकी डाटा टाइप होती है। एक उसका नाम हुआ, एक उसकी डाटा टाइप। फिर वेरिएबल मेमोरी में जिस लोकेशन पे सेव होता है वहां पे उसका क्या होता है, एक एड्रेस भी होता है। आप याद करें, एड्रेस के लिए आप वेरिएबल के साथ M% लिखते हैं, डाटा टाइप के लिए आप इंट लिखते हैं, नेम एक्स लिखते हैं आप। तो ये क्या है, वेरिएबल के नाम है, लोकेटेड इन द मेमोरी। वैल्यू विच इज, और आखिर में क्या करते हैं, एक्स में अगर आपने वैल्यू 5 डाली है तो एक वैल्यू भी होती है जो उसमें क्या की जाती है, लोकेट। तो ये चार चीजें वेरिएबल में। वेरिएबल का साइज का मतलब क्या है, मेमोरी के अंदर जो स्पेस रिजर्व हुई है वो स्पेस कितनी बड़ी है, 2 बाइट की है, 1 बाइट की है, 4 बाइट की है, वो उसका साइज क्या है, ठीक है। रूल्स फॉर डिफाइनिंग द नेम, जब मैं रूल्स देखता हूं नेम डिफाइन, तो फर्स्ट लेटर शुड बी, मस्ट बी, फर्स्ट लेटर मस्ट बी नॉन नॉन न्यूमेरिक, यानी कि 1 2 3 4 में नहीं होना चाहिए, ABC अल्फाबेटिक होना चाहिए। यानी कि क्या हो, अल्फाबेटिक हो। अब अगर फर्स्ट लेटर अल्फाबेटिक है तो वो स्मॉल में भी हो सकते हैं और कैपिटल में भी हो सकता है। अच्छा, अगर मैंने एक वेरिएबल पेड डिफाइन किया, PAID, और एक वेरिएबल मैंने पेड PAID डिफाइन किया, एक मैंने वेरिएबल पेड PAID डिफाइन किया, देखो तीनों की स्पेलिंग सेम है, लेकिन ये मेमोरी में कितने वेरिएबल्स होंगे, 3 वेरिएबल्स अलग अलग कहलाएंगे और सबकी अलग अलग कंडीशन। सही। असल में क्लास में क्लास में क्लास में हाँ, दे दिया दे दिया दे दिया, चलो। अच्छा बेटे, इसके बाद क्या कह रहा है, पहला लेटर नहीं हो सकता, कोई स्पेस नहीं आ सकती, कॉमास आप यूज नहीं कर सकते, और स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स M%, अंडरस्कोर, सेमी कॉलन, कॉमा, ये सारे होते हैं। इन द नेम, नेम ऑफ द वेरिएबल में नहीं इस्तेमाल होते। रिजर्व वर्ड्स लाइक इंट, वॉइड, इस नाम का वेरिएबल, लाइक अगर आप मुझसे ये कहते हैं कि भाई फ्लोट नाम का वेरिएबल बनाए इंटीजर टाइप का, तो मैं अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा तो मैं उसका नाम कभी फ्लोट नहीं रख सकता, क्योंकि फ्लोट जो है वो एक रिजर्व वर्ड है जो कि फ्लोट टाइप के लिए पहले से डिफाइंड है। कैन नॉट बी द नेम ऑफ द, वाइल राइटिंग, अगर मैं ऐसे लिखता हूं
इंट एक इंटीजर टाइप वेरिएबल बना रहा हूं जिसका नाम है डिफॉल्ट, बताइए बन सकता है? नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट स्विच में होता है। डू नाम का वेरिएबल नहीं हो सकता, व्हाइल नाम का नहीं हो सकता। While writing C program which has an extension of .c, the variable must be stored in the beginning of the main function. हम क्या करते हैं कि अगर मैं एक, अब हमारे पास जो अभी लैंग्वेज है ना, हम उमूमन क्या करते हैं, शुरू में वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। लेकिन अब जो लैंग्वेज आ रही है ना C++, जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं डेव, उसके अंदर वेरिएबल को आप प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में डिफाइन कर दो, कोई मसला नहीं। लेकिन मेरे अपने लिए नुकसानदेह हो सकता है कि मैं भूल जाऊंगा वेरिएबल कितने थे। अगर मैंने तमाम वेरिएबल्स को एक ही पॉइंट, आपका जो किचन होता है उसमें प्लेट्स एक ही जगह रखी होती है, लेकिन मतलब किचन में अगर मैं प्लेट्स मुख्तलिफ जगह पे रखूँ तो कोई तकलीफ तो नहीं है। जब जरूरत पड़े उस जगह से यहाँ पे उठाऊंगा, तकलीफ ये होगी तो मुझे परेशानी होगी, मैं चीजों को मैनेज नहीं कर सकता। जो सी लैंग्वेज के अंदर, जो पुरानी सी लैंग्वेज थी, उसके अंदर ये चीज जरूरी थी कि बिगिनिंग ऑफ मेन फंक्शन में आप क्या करते थे, डिफाइन करते थे। लेकिन अब आपके पास वेरिएबल्स को कहीं पर भी डिफाइन करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बट इट इज नेसेसरी टू डिफाइन फर्स्ट एंड देन यूज फर्स्ट। इट इज बेटर टू यूज वेरिएबल नेम अप टू 8 कैरेक्टर्स। 8 कैरेक्टर से लंबा नाम नहीं, क्योंकि लंबा नाम होगा तो आप ही को तकलीफ होगी प्रोग्रामर को रखने के लिए। यही है कि आपके किचन में जो प्लेट है उसका साइज मैक्सिमम इतना हो। हाँ, अगर बड़ी प्लेट लेके आ जाते हैं, इतनी बड़ी प्लेट, तो आप ही को परेशानी होगी, खाने में भी परेशानी होगी, रखने का कोई इशू नहीं। समझ गए? अब बताइए इंट मार्क, फ्लोट परसेंटेज। अब ये मार्क के अंदर इन्होंने क्या लिखा, कॉलन, जबकि सेमी कॉलन आना। अच्छा, अब देखिए व्हाट इज कांस्टेंट। देखिए जब मैं लिखता हूं 5x इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या है, ये एक कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट को क्या करता हूं, मूव करता हूं। आप याद करें, मैंने आपको शुरू में बताया था 5 कांस्टेंट है, लेकिन अगर मैं 5 के इर्द गिर्द एक कोटेशन डाल दूं, सिंगल कोटेशन में लिख दूं, तो ये अब यहां पे ये कांस्टेंट जो है ये न्यूमेरिक कांस्टेंट है। क्या है? न्यूमेरिक कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं इसी कांस्टेंट के इर्द गिर्द सिंगल कोटेशन डाल दूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट। तो दो तरह के कांस्टेंट होते हैं ना, एक न्यूमेरिक होता है कैरेक्टर, और अगर मैंने ऐसे लिखा है नोमान, तो मेरे लिए जरूरी है कि अब मैं इसे क्या करूं, स्ट्रिंग कांस्टेंट करूं। एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं तो फिर मुझे इसको क्लोज करना होता है डबल कोटेशन। सिंगल वैल्यू जैसे ए है, तो इसको मैं किसमें, आपको याद है स्विच के अंदर जब हमने केस लिखा था तो हमने लिखा था केस ए सिंगल कोटेशन, क्योंकि ये सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। तो बताइए कांस्टेंट क्या होता है, आर द फिक्स्ड वैल्यूज होती है, जैसे 5 है, फिक्स्ड वैल्यू है। मेमोरी लोकेशंस आइडेंटिफाई बाय द आइडेंटिफायर गिवन बाय द प्रोग्रामर, यानी कि ये फिक्स्ड वैल्यूज होती है जो मेमोरी में प्लेस कर दी जाती है। अब मेमोरी की एक लोकेशन है, इसके ऊपर ये कांस्टेंट पड़ा, जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू है, तब्दील नहीं हो रहा। अब बताइए कितने टाइप के कांस्टेंट हुए, एक कांस्टेंट कहलाएगा इंटीजर टाइप, हमने न्यूमेरिक का कैरेक्टर किया है ना। अब जो टाइप का कांस्टेंट है वो उस टाइप के वेरिएबल है। इंटीजर कांस्टेंट क्या होगा, लाइक 7, 34, ये सारे न्यूमेरिक कांस्टेंट इंटीजर कांस्टेंट। फ्लोटिंग क्या होगा, 7.5, 3.8, और कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होगा, ए। 3.8 को कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म करना है, ऐसे लिखते हैं सिंगल कोटेशन। लेकिन यहाँ पे ये सिंगल कोटेशन लिखोगे तो ये 3 वर्ड्स बन जाएंगे, 3.8। तो सिंगल में नहीं आएगा, ये किस में आ रहा होगा, डबल में आ रहा होगा। समझे? तो ये 3 टाइप के कांस्टेंट्स होंगे। जब कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं ना, या तो हम कांस्टेंट किसी वेरिएबल में डाल रहे होते हैं x इक्वल्स टू 5, बात दफा हम वेरिएबल्स को ऐसा कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि ये लिखा है। जब मैं अपने प्रोग्राम में लिखता हूं, अगर मैं अपने प्रोग्राम में लिखूं कॉन्स्ट फ्लोट पाई 3.142, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं एक वेरिएबल पाई डिफाइन कर रहा हूं मेमोरी में। लो भाई, ये मेमोरी में क्या हुआ, एक ब्लॉक बन गया, इस ब्लॉक का नाम क्या आया, पाई। इसकी टाइप क्या है, फ्लोट। इसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू क्या है, 3.142। अब ये जो वैल्यू है 3.142, ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये चेंज। मसलन आप ये बताइए, अगर मैंने x इज इक्वल टू 5 लिखा था, x इज इक्वल टू 5 लिखा है, तो अपने प्रोग्राम में x इज इक्वल टू 10 प्लेस कर सकता हूं ना, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये एज अ कांस्टेंट वेरिएबल नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी वेरिएबल को एज अ कांस्ट डिफाइन कर दूं,
तो मैं जब पाई लिखूंगा, अब आप बताइए इसके नीचे मैंने ये लिखा कि x इज इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाई बाय 3। तो बताइए x में क्या जाएगा, पाई की जगह पाई की वैल्यू आएगी, नहीं पाई की जगह पाई की पहले वैल्यू आएगी, फिर वो 3 से मल्टीप्लाई होगा और जो रिजल्ट आएगा वो किसमें मूव हो जाएगा, x। अगर मैं नीचे आके लिखूं पाई इज इक्वल टू 2, तो ये आपको क्या दे देगा, एरर दे देगा। वो कहेगा पाई ये कांस्टेंट वेरिएबल है, लिहाजा उसकी वैल्यू में चेंज नहीं करूंगा। हेडर फाइल, हेडर फाइल्स क्या होती हैं, हेडर फाइल्स आर द लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, जैसे stdio.h, conio, math.h कहां पे डिफाइन की जाती है, बिल्कुल ऊपर, ऊपर वाली जगह को क्या करते थे, हैश डिफाइन करते थे। हाँ, उनको क्या कहते थे, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। क्या कहते थे, प्री। ये जो हेडर फाइल होती है ना, ये डायरेक्टली इनका वास्ता पड़ता है लिंकर से। किससे, लिंकर से। इनका वास्ता किससे पड़ता है, लिंकर से। लिंकर से वास्ता पढ़ने का मतलब ये हो गया कि इसकी एग्जाम्पल मैं आपको क्या दूं, मैं आपको बताता हूं इसकी एग्जाम्पल क्या। हाँ मेरे अपने प्रोग्राम के हवाले से कोई नहीं, लिंक कर देखें, जब प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करने के लिए जाता हूं तो उसको दो चीजें की जाती हैं, उस प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है और फिर उस प्रोग्राम को लिंक किया जाता है। यानी कि पहले कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है और फिर लिंकर का काम क्या होता है, लिंक करना। यानी कि उस फाइल में जो जो चीजें रिक्वायर्ड होंगी वो उसके साथ क्या कर देगा, अटैच कर देगा। बस मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल आई ना क्या जबरदस्त। आप गए किसी रेस्टोरेंट पे बिरयानी लेने के लिए, कैसा, जब आप बिरयानी लेंगे तो वो बिरयानी क्या करेगा, किसी बाउल में आपको दे देगा, साथ में रायता भी रखेगा और साथ में चमचे भी रखेगा। ये चमचे क्या है, लिंकर, समझ रहे हैं। यानी कि उसके बगैर वो ऐसी चीज है जो उसमें शामिल नहीं है, अलहदा से क्या करती है, लिंक करती है। अब मैं अपने प्रोग्राम में अगर printf लिख रहा हूं तो उसकी डेफिनेशन जो stdio.h में है वो फाइल जो होगी वो लिंक, यानी कि लिंकर इन हेडर फाइल्स को जब .exe फाइल बनने लगती है तो ये लिंकर एक्टिवेट होता है और ये लिंकर जो होता है ये आपके प्रोग्राम फाइल के साथ इन हेडर फाइल्स के पोर्शंस को क्या कर देता है, लिंक कर देता है। समझ रहे हैं। तो ये लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक करने के लिए लिंकर यूज होता है। लिंकर इज यूज्ड टू लिंक द लाइब्रेरी फाइल्स विद योर प्रोग्राम। अब which holds the particular codes of the library, लाइब्रेरी के जो फंक्शंस होते हैं, مثلا printf लाइब्रेरी फंक्शन है, scanf लाइब्रेरी फंक्शन है, इसके अलावा एक है sqrt, ये भी लाइब्रेरी फंक्शन है, getch ये भी ये सारे फंक्शंस क्या है, लाइब्रेरी। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई प्रोग्राम मैंने बनाया जिसमें ये लाइब्रेरी फंक्शंस यूज हुए तो उस प्रोग्राम के अंदर लिंकर हमेशा क्या करेगा, इन लाइब्रेरी फंक्शंस को लाइब्रेरी से उठा के आपके प्रोग्राम के साथ क्या कर देगा, लिंक कर देगा। लेकिन अगर कोई प्रोग्राम है जिसमें ये फंक्शंस यूज, तो फिर लिंकर इस्तेमाल नहीं होने का मतलब क्या है कि वो अपना काम तो करेगा लेकिन उन फाइल्स को लिंक नहीं करेगा। These are the number of library files in C language holding different functions for the different purpose like input output function and mathematical function। समझ गए। अब एग्जांपल stdio.h है, एग्जांपल mathio है, conio है, और ये सारे जो होते हैं वो प्री प्रोसेसर लिखते हैं। व्हाट इज सी स्टेटमेंट, सी जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं मेन के अंदर जो चीज भी लिखी जाएगी सी स्टेटमेंट कहलाएगी। अब देखिए सी लैंग्वेज स्टेटमेंट में भी द कलेक्शन ऑफ, उसमें कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो उसमें देखो तीन तरह की चीजें होती है, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल आइडेंटिफायर का क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो भी आइडेंटिफायर कहलाएंगे, और फंक्शंस होते हैं और कोई फंक्शन भी हो सकता है उसके साथ। अब मैं कोई भी सी का कोई भी, मतलब मैंने लिखा a इज इक्वल टू 5:2, देखो कांस्टेंट आ गए, आइडेंटिफायर आ गया वेरिएबल, और ये भी आइडेंटिफायर आ गया, इक्वेशन के लिए इक्वेट भी आ गया, तो ये सारी चीजें इसमें आ गई। अगर मैं प्रिंटफ की स्टेटमेंट लिख रहा हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फंक्शन आ जाएगा प्रिंटफ, समझे नहीं। या पावर का फंक्शन लिख रहा हूं तो पावर के फंक्शन के अंदर भी आपके पास, तो ये स्टेटमेंट कहलाती है। स्टेटमेंट इन चार चीजों का कॉम्बिनेशन, अब ये आपके जहन में होनी चाहिए। अच्छा आगे चलें। अब यहाँ पे देखिए ये ac इज इक्वल टू a प्लस बी, टोटल इज इक्वल टू a प्लस, समझ गए।
तो ये तमाम स्टेटमेंट्स हैं। कीवर्ड्स की पर्पस क्या होता है? जो कीवर्ड्स होते हैं वो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म, पर्पस का मतलब क्या है, कीवर्ड्स क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि वो कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेंगे। द सी लैंग्वेज प्रोवाइड सम रिजर्व वर्ड्स हैविंग स्टैंडर्ड एंड प्री डिफाइंड मीनिंग्स होती है, उनके कोई टास्क, प्री डिफाइंड मीनिंग का तो क्या है, कोई खास टास्क क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। सही। अब वो क्या कहलाएंगे, कीवर्ड्स कहलाएंगे। अब ये बताइए कि अगर मैंने डू लिखा है और भाई लिखा है, तो डू भाई एक रिपीटेशन टास्क क्या कर रहा हूं, परफॉर्म कर। स्विच लिखा है, उसके साथ केसेस हैं, डिफॉल्ट है, तो वो अपना अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। सही। तो देखिए सारी चीजें, स्कैनर जो है वो भी एक कीवर्ड है, यानी कि नेम ऑफ अ फंक्शन का कीवर्ड होगा पर्टिकुलर। अब बताइए, आप एक कीवर्ड लिखते हैं वॉइड में वॉइड लिखते हैं, नो वैल्यू रिटर्न। इफ कीवर्ड है, ऑटो कीवर्ड है, फॉर, ऑटो आपने नहीं पढ़ा, व्हाइल, इंट, फ्लोट, कंटिन्यू, ब्रेक, डू, ये हमने सारे पढ़े। हमने कौन सा नहीं पढ़ा, ऑटो। मेरे देखना पड़ेगा तो फिर। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होंगे? ये वही होंगे प्री प्रोसेसर जो प्रोसेसिंग मेन से पहले लिखे जाए, जैसे हैश इंक्लूड वाले। द प्री प्रोसेसर आल्सो नोन एज द टेक्निक टू डिफाइन एनी टाइप ऑफ कांस्टेंट और एनी टाइप ऑफ अदर डाटा। हेलो, ये एनी टाइप ऑफ कांस्टेंट एंड टाइप ऑफ डाटा को डिफाइन करने की एक सर्टेन टेक्निक है। तो देखो, तुम लिखते हो हैश इंक्लूड, प्री प्रोसेसर क्या है, आप उसको बिफोर प्रोग्रामिंग क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर। हैश कांस्टेंट आपने लिख दिया, हैश डिफाइन लिख दिया, तो ये आप एक टेक्निक है जिसको आप प्री प्रोसेसिंग डिफाइन कर रहे हैं वेरिएबल्स को, जो कि बाद में आपके प्रोग्राम के अंदर क्या होंगे इस्तेमाल। आप ये बताइए, अभी आपको याद है एक इसके लिए लिखा हुआ था अभी ऐसे करके कि कांस्टेंट, फ्लोट, पाई इज इक्वल टू 3.142, ऐसे ही था। अब ये वाली चीज जो लिखी है, ये इनसाइड प्रोग्राम लिखी है, प्रोग्राम के अंदर हैश डिफाइन। अगर ये प्रोग्राम मेन के बाहर अगर आपने लिखना है, आप ये चाहते हैं कि मैं एक दफा डिफाइन करूं कि मैं तमाम जगहों पे यूज कर सकूं, तो यही सेम स्टेटमेंट मेन के बाहर आप ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं अपने प्रोग्राम में अगर पाई लिखूंगा तो वो उसको एज अ कांस्टेंट उठाएगा और वैसे ही यूज कर रहा होगा, मैं इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करूंगा। ये लिखना और ये लिखना क्या है, दोनों एक ही चीज है। ये लिखी जाएगी इनसाइड में, ये प्रोग्राम में ऐसे लिखा जाएगा कि देखो पहले आपने ये लिखा, फिर आपने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, समझ रहे हैं, ये लिख दिया आपने। फिर मेन नहीं, ये हैश डिफाइन ही आएगा। अगर आपने दो तरह के हैश होते हैं, हैश डिफाइन से पहले आता है और हैश इंक्लूड से, और भी होते हैं लेकिन हम दो ही पढ़े। अच्छा, अब तुम ये बताओ कि ये आ गया मेन प्रोग्राम। मेन के बाद अब मैं क्या करूंगा, अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूं जिसके अंदर पाई इस्तेमाल हो। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया इंटीजर टाइप, नहीं फ्लोट टाइप बना लिया, ठीक है। उस फ्लोट टाइप को वेरिएबल का नाम दे दिया एरिया, और एक वेरिएबल मैंने लिख लिया वेरिएबल आर, रेडियस का, क्योंकि पाई रेडियस में इस्तेमाल होता है एरिया के लिए। तो अब मैं पहले क्या करूंगा, अब ये मुझे बताइए कि मैं फॉर्मूला तो नहीं लगाऊंगा कि आर की वैल्यू नहीं पता मुझे, तो पहले मैं आर के अंदर वैल्यू को मूव कर देता हूँ। 3.5 मूव कर दिया आर में, हो जाएगी, फ्लोट टाइप है। फिर मैंने लिखा a इज इक्वल टू, अब ये वाला जो मैं पाई लिखूंगा ये यहां से उठ के आएगा, मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय, और यहां पे मैंने फिर प्रिंट एफ किया a की वैल्यू को और क्लोज कर दिया। तो ये प्रोग्राम बन गया जिसमें कि हैश डिफाइन पाई नहीं समझे। अच्छा जी, अब और आगे चले। देखिए जैसे हैश डिफाइन जेंडर फीमेल, अब जेंडर में लिखूंगा तो हमेशा उसकी जगह क्या लेगा, ये फीमेल। अगर मैंने आंसर लिखा है तो उसकी जगह क्या लेगा, यानी कि मैंने अपने प्रोग्राम में लिखा इफ आंसर इज इक्वल टू नो, अगर ऐसे लिखूं तो इसका आउटपुट क्या आ रहा होगा, इसके थ्रू ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स, क्योंकि देखिए आंसर की वैल्यू नो तो नहीं है ना, एन तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या, इसका आउटकम जो आएगा फॉल्स आएगा या एल्स पे चलेगा। व्हाट इज आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर आर द नेम्स। आइडेंटिफायर असल में कहते हैं किसे, नाम को कहते हैं, गिवन टू द डिफरेंट प्रोग्राम एलिमेंट्स लाइक वेरिएबल्स एंड फंक्शंस।
फंक्शंस के नाम आपने खुद रखे नहीं क्योंकि यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने पढ़ा नहीं। लेकिन उमूमन आइडेंटिफायर कैसे कहेंगे? नहीं भाई, आइडेंटिफायर वो चीज जो आपको आपकी आइडेंटिफिकेशन में इस्तेमाल हो। भाई मेरी आइडेंटिटी जो है वो मेरा क्या है? मेरा नाम। तो किसी वेरिएबल की आइडेंटिटी क्या होगी? उसका नाम। तो आइडेंटिफायर जो होगा वो बेसिकली क्या होगा? नेम ऑफ अ वेरिएबल। These names uniquely identify the variables और functions को आइडेंटिफाई करते हैं। अब कोई भी अब जो आइडेंटिफाई जो नेम आइडेंटिफाई करने का तरीका कैसे होता है, उसके अंदर अंडर स्कोर आप यूज कर सकते हैं, रेयरली यूज करते हैं लेटर्स में, और 31 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होते। तो इसको रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये पुरानी चीज है हमारे पास, डिटेल में इतनी नहीं। अब मसलन देखिए, एक आइडेंटिफायर है जिसका नाम एक्स है, ठीक है। एक है y1, ये 1 ऊपर नहीं होना चाहिए, 7 होना चाहिए। यह है y2, सम अंडर स्कोर 1 सही है। टोटल मार्क्स, नेम, SN, ये सारे क्या है? सही है। अंडर स्कोर से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ठीक है। नेम अंडर स्कोर से स्टार्ट हो सकता है। इनपुट स्टेटमेंट सब आ रहे हैं। The input statement is defined as the instructions which is used to take input for the data from user. Whenever we are making a program, तो डायनामिकली अगर मुझे इनपुट चाहिए, यूजर से इनपुट चाहिए, आपको याद है मैंने आपको ये बताया था कि जो इनपुट स्टेटमेंट्स होती हैं वो आपको एक टीवी और गेम के अंदर डिफरेंस बताती है। टीवी पे होने वाला प्रोग्राम, चलने वाला प्रोग्राम सिंप्लेक्स होता है, वहां से आ रहा होता है, इधर देख रहा होता है, ऐसे ही है ना। आप ड्रामा देख रहे हैं, बल्कि आप कोई डिस्कशन सुन रहे हैं, उसमें आपको गुस्सा आ गया उस बंदे पे, आप यहाँ बैठ के गालियां देते रहेंगे, जो भी बुरा भला कहेंगे, क्या वो सुन सकेगा? लेकिन अगर वो ये कहे कि भाई ये टेलीफोन नंबर है, आप इससे हमसे बात कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो अपने प्रोग्राम में स्कैनर ले रहा है। नहीं समझे? अब जब वो स्कैनर लेगा तो आपका प्रोग्राम जो होगा वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, इंटरैक्टिव हो जाएगा। इंटरैक्टिव का मतलब क्या होता है? अब आप भी इंटरैक्ट कर सकते हैं वहां पर। क्या आपको ज्यादा गुस्सा आया तो आपने बुरा वाला फोन करके उसको पूछ लिया, समझ रहे हैं? तो आपके गेम में क्या होता है? अब मुझे एक बात बताएं, मूवी देखते हैं ना, कि मैंने पहले भी एग्जाम्पल दी थी कि मूवी एक दफा देख लेते, सेकंड टाइम आप नहीं देखते, क्योंकि आपको स्टार्टिंग, बिगिनिंग और एंडिंग पता लग गई, खत्म, चेंज तो नहीं हो सकती ना। लेकिन गेम बार बार क्यों खेलते? मजा क्यों आता है? क्योंकि एंडिंग चेंज हो रही है। आप लोग जो थ्रो बॉल के मैचेस खेल रहे होते हैं, उसमें भी क्या होता है? आपका भी इनपुट होता है, दूसरे का भी। जितने ज्यादा इनपुट होंगे, आउटकम उतना ही अनएक्सपेक्टेड होगा। मैं नहीं जानता, समझते हैं? तो आपको यही यही जो डेली लाइफ एग्जांपल्स थी, इन्हीं को देखते हुए इन्होंने अपने प्रोग्राम्स में भी किस चीज को इंट्रोड्यूस कराया इनको, कि जो यूजर बैठा है वो ठंडा ना बैठा है, वो भी क्या करे? अपने प्रोग्राम में इनपुट दे। टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो एक्सप्लेनेशन में अब आपके पास जो इनपुट्स आते हैं ना, C language, the input is taken from the functions called input functions. The C provides some functions, different types of inputs data according to their requirement. Example is scanf, getC. अब यहां पे देखो, यहां पे गालिबन इन्होंने शायद दिया, या आउटपुट स्टेटमेंट आ गया। The output statement is defined as the instruction which is used to print. क्या हो रहा हो? Print data out. Message from the memory to the screen. From the memory, इसका मतलब क्या है? ये हो सकता है कि आपने लिखा है प्रिंट, कोटेशन में लिख दिया पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान लिखा था ये पहले मेमोरी में होगा, वहां से उठाएगा आपका प्रिंट स्टेटमेंट और उसको उठा के स्क्रीन के ऊपर क्या कर देगा? डिस्प्ले कर देगा। नहीं समझे? या कोई वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू कहाँ पे सेव है? मेमोरी में। तो अगर मैं वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? वेरिएबल मेमोरी से डाटा उठा के प्लेस कर, तो दोनों का काम क्या हो गया? एक ही हो गया। समझ गए? इसके लिए ये वाले फंक्शंस होते हैं। प्रिंट एफ हो गया, पुट्स हो गया, पुट 4 हो गया। फॉर्मेट स्पेसिफायर, अभी मैं बताऊंगा, अभी आगे आएंगे तो मैं आप देखूंगा, लेकिन प्रिंट एफ तो समझ में आता है, मैं अभी ये सारे बताऊंगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या? फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी हो गया, परसेंट एफ हो गया, परसेंट सी हो गया, परसेंट एस हो गया, ये सारे क्या है? परसेंट यू हो गया। तो ये सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर ये आपको बताते हैं कि अगर प्रिंट एफ में प्रिंटिंग करते हुए या इनपुट लेते हुए जो वेरिएबल है उसकी टाइप क्या होगी। तो अब यहां पे परसेंट डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर यूजिंग सी। Format specified in C language code
विच एक ऐसा कोड होता है, ये कोड है विच जो कि स्पेसिफाई करेगा द फॉर्मेट ऑफ द डाटा, डाटा के फॉर्मेट को स्पेसिफाई करेगा कि फ्लोट है, स्ट्रिंग है या कैरेक्टर है। फॉर विच वेरिएबल ऑफ जो वेरिएबल है पर्टिकुलर डाटा टाइप के उसको स्पेसिफाई। अब मुझे एक बात ये बताओ, अगर मैं ये चीज तुम्हें प्रोग्रामिंग से पहले समझाता तो तुम कभी भी नहीं समझ सकते, लेकिन अब आपको वो चीज जहन में क्लियर है, तो अब आप ये चीज समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेरिएबल है उसकी टाइप को स्पेसिफाई करना होता है कि भाई इस टाइप के वेरिएबल की वैल्यू प्लेस होगी। समझ गए? अब एक्सप्लेनेशन देख ले। अब यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाई, इंटीजर के लिए %d %c %f, डबल के लिए फ्लोट, डबल के लिए क्या लिखेंगे IF करना है, डबल प्रिसिशन फ्लोट पॉइंट। एस जो होता है वो एरे कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप का, जैसे नुमान है, या कोई एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स यानी कि मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, तो उसमें आप %s यूज करते हैं। कैसे करेंगे अभी हम देखेंगे। डिफाइन एड्रेस ऑपरेटर, एग्जाम्पल कोड। अब मैंने एड्रेस, याद है एड्रेस ऑपरेटर कहां है? एड्रेस ऑपरेटर M% एड्रेस का ये वाला होता है, तो कहां यूज करते हैं इसे? स्कैनफ के। तो वेरिएबल के एड्रेस के तौर पे द एड्रेस ऑपरेटर इज डिफाइंड एज द कोड, लैंग्वेज का एक ऐसा कोड होता है विच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ वेरिएबल। लाइक स्कैनर के अंदर अगर %x लिखा हो, लोकेशन टेक्स्ट के ऊपर वैल्यू प्लेस हो, लेकिन प्रिंट कराने के लिए लोकेशन की जरूरत नहीं है। बताइए स्कैनर में लोकेशन की जरूरत होती है लेकिन प्रिंट में नहीं होती, क्यों? और लेके डालना होता है किसी मेमोरी की पर्टिकुलर लोकेशन पे वैल्यू प्लेस करनी मुझे, लेकिन प्रिंट के अंदर क्या करते हैं, लोकेशन से वैल्यू उठ के आ चुकी होती है, आपने कहा प्लेस करनी है स्क्रीन पे, तो स्क्रीन की लोकेशन चाहिए होती है, वो तो मुझे नहीं पता, वो तो हम उसके जो फॉर्मेट लिख रहे हो तो उसी में स्पेसिफाई हो जाता है, लिहाजा वहां पे नहीं यूज होता। सी प्रोग्रामिंग यूजिंग पॉइंटर्स, इसको रहने दीजिएगा बस। ये पॉइंटर्स एक ऐसी चीज होती है इसमें जो आपने करी नहीं है, अगर आप करेंगे तो वहां पे फिर एड्रेस ऑपरेटर्स के अंदर आप पॉइंटर्स के अंदर इस्तेमाल। ये देखिए M%, व्हाट इज द मेथड टू राइट द कमेंट्स इन सी? तो इस कमेंट्स को कैसे लिखते हैं, याद है? फॉरवर्ड स्लैश और बैक स्लैश दो होते हैं, तो आप क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश और डबल फॉरवर्ड स्लैश जो होते हैं, एक डबल फॉरवर्ड स्लैश होता है और एक फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक होता है, ठीक है? अब देखिए दो तरह के कमेंट्स हैं, एक कहलाएगा सिंगल लाइन और एक होता है मल्टीपल। तो ये स्टैरिक स्लैश देखें, डबल स्लैश जो है वो सिंगल लाइन के लिए, हैश स्लैश स्टैरिक इससे बिगिनिंग होगी और इससे क्या होगी, एंडिंग, आखिरी। ठीक है, ये दिया हुआ इन्होंने, देखिए ये नीचे यहां तक नेक्स्ट लाइन तक, देखिए तो एक ही लाइन थी ना, ये दूसरी लाइन तक आ गए, तो इन्होंने इस तरह से लास्ट डिफाइन एंड एक्सप्लेन एस्केप सीक्वेंस क्या होती है। एस्केप सीक्वेंस का मतलब होता है एंटर प्रेस करना, टैब कर देना, कुछ स्पेसेस आगे चले जाना, बिगिनिंग ऑफ लाइन के ऊपर आ जाना, एक स्पेस आगे चले जाना, ठीक है, नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाना। तो देखिए यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। अब वो पर्पस क्या क्या हो सकता है एस्केप सीक्वेंस में? वो पर्पस यही हो सकते हैं, बैक स्लैश हो गया। अब यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे अब देखिए न्यू लाइन के ऊपर चलेगा, इसका मतलब क्या है कि स्क्रीन पे जो चीज डिस्प्ले हो रही है उसकी फॉर्मेट को प्रिंटफ के अंदर इस्तेमाल होता है एस्केप सीक्वेंस। नहीं समझ, सिर्फ प्रिंटफ के अंदर। स्कैनफ में एस्केप सीक्वेंस कभी स्कैनफ में स्लैश एन लिखा आपने? नहीं। तो जब मैं डाटा को स्क्रीन पर डालने के लिए जाऊंगा तो एस्केप सीक्वेंसेस यूज होंगे, समझ रहे हैं? जबकि जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d वो वो प्रिंटफ में भी इस्तेमाल होता है और स्कैनफ में भी, लेकिन एस्केप सीक्वेंस सिर्फ प्रिंटफ में इस्तेमाल होता है, स्कैनफ में यूज नहीं। देखिए इसका मतलब स्कैनफ और प्रिंटफ के अंदर डिफरेंस आ सकता है। एक डिफरेंस ये भी हो सकता है, स्कैनफ के अंदर वेरिएबल के साथ एड्रेस ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, प्रिंटफ के अंदर एड्रेस ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं। सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों stdio.h में होते हैं, समझ रहे हैं? तो ये आपको डिफरेंट दिए हुए, ये बुक में भी दिए हैं, तो ये इसको आप यही करें। स्लैश ए अलर्ट का मतलब क्या हो गया कि अगर स्लैश ए है तो एग्जीक्यूशन पे जब आप वहां तक पहुंचेंगे तो एक बीप की साउंड देना, की साउंड आएगी। बीप समझते हैं?
आपका सिस्टम, जैसे बाज दफा आप यूएसबी की पोर्ट कनेक्ट करते हैं तो एक साउंड नहीं आती पड़ी, तो वैसे बीट की साउंड होती है, वो अंदर स्पीकर से आ रही है। तो ये डिफरेंट है। इनको कैरेज रिटर्न एंटर को कहते हैं। कैरेज रिटर्न किसे कहते हैं? एंटर प्रेस करने को कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाओ या एंटर प्रेस कर दो, ठीक है। सर ये तो लाइन भी शुरू में नहीं आता। नहीं, स्लैश एन का मतलब क्या है? अगली लाइन का, लाइन भी शुरू में। वो बिगनिंग ऑफ लाइन आर, कैरेज रिटर्न है ये। मैं जो देख रहा था स्लैश एन बता रहा था। नहीं, ये तो गलत बात है, ये तो बिल्कुल ही गलत। सर ये दोनों सेम लग रहे हैं, स्लैश है। चलो जाने दो, वो हो सकता है उसमें कोई मसला हो, ये चेक कर लीजिए, बस यहीं तक करते हैं।